बात है 1857 की। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी थी। इस आंदोलन के बाद ही भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से फिसलकर ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में चली गई थी। भारत में उस समय कई पावर्स थे जो अंग्रेजों को उखाड़ फेंक देना चाहते थे। इन्हीं पर काबू पाने के लिए भारत में एक ऐसी एजेंसी का जन्म हुआ जिसने करीब 150 सालों में खुफिया तंत्र की दिशा और दशा बदल दी। 1887 में जन्मी ये एजेंसी आज भी सक्रिय है। इसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि खुफिया विभाग। इस एजेंसी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम काफी बाद में दिया गया। इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। बात 1830 की है। देश में एक हिस्से में डकैती ने कोहराम मचा दिया था। ये डकैत पहले लोगों को लूटते थे, फिर उनकी हत्या कर देते थे। अंग्रेजों ने इन डकैतों से तंग आकर एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा गया ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। इतिहासकारों का मानना है कि भारत के इंटेलिजेंस इकोसिस्टम की नींव में ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मॉडर्न इंडिया में जासूसी की शुरुआत ही इसी डिपार्टमेंट से हुई थी। बताया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में जिन लोगों को लिया गया था वो डकैतों के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उनके साथ दोस्ती करके उनका भरोसा जीतते थे और कभी कभी कुछ लोग उनके गुट में भी शामिल हो जाते थे और फिर इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन के जरिए इन डकैतों पर एक्शन होता था। इससे यह बात तो साफ है कि अंग्रेजों को सबसे पहले इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत कब महसूस हुई। फिर जब ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट का काम पूरा हो गया तो अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने इसके बाद जासूसी को तवज्जो देना जरूर शुरू कर दिया था। अंग्रेजों को दूसरी बार इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत तब महसूस होने लगी जब 1857 में फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। इसके साथ ही एंटी ब्रिटिश वहाबी विद्रोह ने भी ब्रिटिश सरकार को परेशान कर रखा था, जिसे जिहाद के नाम पर उलेमा लीड कर रहे थे। इस स्वतंत्रता संग्राम से परेशान होकर अंग्रेजों ने सोचा कि अब कोई ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे हिंदुस्तानियों पर नजर रखी जा सके और भविष्य में विद्रोह की किसी भी संभावना को पहले ही दबाया जा सके। इसी एम के साथ 15 नवंबर 1887 को वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ एक सेटअप बनाने का प्लान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सामने पेश किया। उसी साल के 23 दिसंबर को इस सेटअप के प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया। अंग्रेजों ने इस एजेंसी को सेंट्रल स्पेशल ब्रांच का नाम दिया था, जिसकी कमान पुलिस ऑफिसर डी मैक्क्रैकन को सौंपी गई। मैक्क्रैकन एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट का भी अच्छा एक्सपीरियंस था। डफरिन ने जो प्रपोजल भेजा था उसमें एक जरूरी पॉइंट यह भी था कि सेंट्रल स्पेशल ब्रांच स्टेट्स के स्पेशल ब्रांच के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहेगी और स्टेट्स के स्पेशल ब्रांच सभी जरूरी इंटेलिजेंस सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के साथ शेयर करेंगे। फिर 1920 में इस एजेंसी का नाम बदल के इंटेलिजेंस ब्यूरो रख दिया गया। 1914 से 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल किया था। उन्हें अमेरिका और यूरोप भेजा गया और वहां से इंटेलिजेंस कलेक्ट करने को कहा गया। इसके बाद मई 1932 में शिमला में तीसरे एनुअल आईजीपी समिट में यह डिसीजन लिया गया कि देश के कई राज्यों से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी इंटेलिजेंस सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए, जो ब्यूरो को सीधा रिपोर्ट करेंगे और यहां से शुरुआत होती है स्टेट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की। ऐसे में जिस सेंट्रल एजेंसी को एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शुरू करा गया था, अब इससे कई स्टेट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज अलग होकर निकली, जिसके कारण इसे एक मदर संगठन यानी कि मदर एजेंसी का दर्जा प्राप्त हुआ। आजादी के बाद काउंटर इंटेलिजेंस और फॉरेन इंटेलिजेंस गैदरिंग में इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्षमता को बेहतर किया गया। इसके लिए नए आईपीएस ऑफिसर्स को विदेशी भाषा सीखने और विदेशी पोस्टिंग के लिए डेपुटेशन पर भेजा गया। असल में ब्रिटिश साम्राज्य में ज्यादातर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत होती थी, लेकिन आजादी के बाद जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर चलने वाले लोकतंत्र की शुरुआत हुई तब इसकी जरूरत नहीं रही। आजादी के बाद व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी चीफ एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हेड करते थे जिसमें स्टेट्स के डीआईजीज को बुलाया जाता था। यह प्लेटफॉर्म बाद में आईजीपी समिट और डीजीपी समिट के रूप में डेवलप हुआ, जो आज भी चल रहा है। यह समिट पुलिस और स्टेट स्पेशल ब्रांच के हेड्स को इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक टूल था
जिसके जरिए स्टेट और सेंटर के बीच में इंटेलिजेंस शेयर की जाती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का चार्टर सरकार तय नहीं करती थी, बल्कि इस एजेंसी के पास अपनी जजमेंट के आधार पर किसी भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े खतरे से निपटने के लिए जरूरी स्टेप उठाने की आजादी थी। 1962 का युद्ध भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भारत ये वॉर हार गया था और चाइना ने भारत का लगभग 48,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसे आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना ने युद्ध बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन हमारी सुरक्षा और खुफिया तंत्र के सामने कुछ विशेष चुनौतियां आ गई। इन चुनौतियों को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया था। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो गया था कि अलग अलग कामों के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसियां बने। ऐसे में भारत ने इस पूरे तंत्र को ही बदल डाला। इसके लिए तत्कालीन आईबी चीफ बीएन मलिक ने बड़े क्लोजली काम किया। 24 अक्टूबर 1962 को इंटेलिजेंस ब्यूरो से ही एक फोर्स निकली। उस फोर्स का नाम था इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। 15 मार्च 1963 को स्पेशल सर्विस ब्यूरो की स्थापना की गई। 7 सितंबर 1963 को एविएशन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। इसके साथ ही देश को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो फॉरेन इंटेलिजेंस पर फोकस करे, ताकि देश के बाहर से आने वाले खतरे का मुकाबला किया जा सके। ऐसे में 21 सितंबर 1968 को फॉरेन इंटेलिजेंस पर फोकस करने के लिए आर.एन. काउ की लीडरशिप में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ की स्थापना की गई। यहां से आईबी का पूरा फोकस इंटरनल इंटेलिजेंस पर शिफ्ट हो गया। आईबी के सबसे बड़े ऑपरेशंस की बात करें तो उनमें से नॉर्थ ईस्ट का अलगाववाद भी शामिल था। 1980 में नॉर्थ ईस्ट के शहरों और गांवों में अलगाववाद की आग तेजी से भड़क रही थी। एक तरफ इस अलगाववाद को 7 अप्रैल 1979 को जन्मी उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के कमांडर इन चीफ परेश बरुआ और उनके डिप्टी राजू बरुआ असम में लीड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में इसको लालडेंगा नाम का शख्स लीड कर रहा था। जब नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद ज्यादा बढ़ने लगा तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस विद्रोह को शांत करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और फिर अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो की लोकल यूनिट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बनाकर मिजोरम भेजा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने लालडेंगा को हार माननी पड़ी और 1986 में उसे शांति समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1974 के रेलवे स्ट्राइक का ऑपरेशन हो या 1979 में पुलिस यूनियन के असंतोष को संभालना, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 70 के दशक में विमानों की हाईजैकिंग के खतरे से निपटने में भी आईबी ने अहम भूमिका निभाई। IC-814 हाईजैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से अजीत डोभाल ने नेगोशिएटर की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद देश भर में हाईजैकिंग के खतरे को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिविल एविएशन की सुरक्षा से जुड़े इनपुट शेयर करने शुरू कर दिए। हाईजैकिंग पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की सफलता ने जनवरी 1978 में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और 10 मार्च 1969 को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की। इन नए संगठनों के पहले चीफ को भी आईबी से ही चुनकर लाया गया था। 1980s के दशक में देश में आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का खतरा तेजी से बढ़ने लगा था। अब देश पर हमला करने के तरीके भी बदल गए थे। युद्ध के बदले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर्स इस्तेमाल किए जाने लगे। इस दौरान पंजाब में खालिस्तान की मांग पर बेस्ड आतंकवाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर आए। साइकिल बॉम्ब्स जैसे आईडी का प्रयोग करके, हिंदुओं की हत्या करके और विदेशों में खालिस्तानियों को असाइलम देने के रूप में इस आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस खतरे से निपटने पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। 1990s की शुरुआत तक पंजाब में आतंक की हिंसा को दबाने में इंटेलिजेंस ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली। आईबी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो खुफिया तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। पहला है यह कि आईबी के पास यह आजादी होती है कि वो किन गतिविधियों पर अपना फोकस लगाए जिससे नेशनल सिक्योरिटी के खतरे से निपटा जा सके। दूसरा, केंद्र सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो को टास्क तो असाइन करती है लेकिन उसकी फाइंडिंग्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। और तीसरा यह है कि सरकार के साथ आईबी का हर कम्युनिकेशन गुप्त होता है और इसे किसी भी बाहरी शख्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। आपको बता दें कि सुरक्षा केवल 3 कारणों से फेल होती है। पहला यह कि उस खतरे के बारे में हमारे पास को सूचना ही नहीं थी, इसे खुफिया तंत्र का बड़ा फेलियर माना जाता है। दूसरा, खतरे के बारे में सूचना तो थी लेकिन उसे सीनियर ऑफिसर्स तक नहीं पहुंचाया गया, इसे कम्युनिकेशन फेलियर कहते हैं।
और तीसरा यह है कि इसकी सूचना सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाई गई लेकिन टाइम पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसे फेलियर ऑफ एक्शन कहते हैं। ऐसे में इस प्रिंसिपल पर जोर दिया गया कि आईबी की किसी भी इंफॉर्मेशन को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा माना जाए और इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट की इस मामले पर हमेशा नजर रहती है, जिसके कारण आज के समय में सूचना और एक्शन के बीच में गैप को कम किया गया है। अपनी स्थापना के 100 साल के बाद भी आईबी की पहचान इंटरनल सिक्योरिटी के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में की जाती है। देश की सुरक्षा को बनाए रखने के बीच कई खतरनाक चैलेंजेस आए हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी प्रोफेशनलिज्म को सबसे ऊपर रखा है। ऐसे इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि आईबी हमेशा ऑलवेज अलर्ट के मोटो और सर्विंग द कॉज ऑफ सॉवरेनिटी के गोल पर काम करती रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के काम करने का मूल सिद्धांत यह होता है कि इसके अधिकारी यूनिफॉर्म के ग्लैमर से परे हटकर अपने मन से गुमनामी और गोपनीयता को स्वीकार कर लेते हैं। आईबी के एजेंट्स को ना ही सबके सामने मेडल दिया जाता है और ना ही पब्लिक में उनकी पीठ थपथपाई जाती है, जिसके कारण अगर उन्होंने कोई बड़ा काम भी किया है तो वो पब्लिक को कभी पता नहीं चलता। देश की सेवा ही उनके लिए सबसे बड़ा मेडल होता है। आईबी अपने अधिकारियों में यह आत्मविश्वास जगाने में भी सफल हुआ है कि अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तंत्र सबसे बड़ा हथियार है।